नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रात के 10 बज चुके हैं और डीडी न्यूज पर रात 10 के मायने होता है दमदार 10। जी हां, दमदार 10, क्योंकि रात 10 बजे ही आपका पसंदीदा टेलीविजन प्रोग्राम, आपका पसंदीदा डिबेट शो दो टूक प्रसारित होता है। और हम आपको बता चुके हैं कि हमारा वक्त बदला है, लेकिन हमारे तेवर वही हैं। उन्हीं तेवरों के साथ हम हर झूठ पे प्रहार करते हैं और हर सच आप तक पहुंचाते हैं। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में यह कहा जाता है कि जनता ही जनार्दन होती है, क्योंकि दरअसल सरकार तो उसी पार्टी की बनती है जनता जिसमें अपना भरोसा जताती है, जनता जिसको बहुमत देती है। जाहिर सी बात है, आप जैसी सरकार चुनेंगे, जैसी पार्टी चुनेंगे, वो आपके ऊपर राज करेगी। और इसीलिए अगर पॉलिटिकल पार्टियां कई बार डगमगाती हैं, इधर उधर हटती हैं, अपनी बातों से मुकरती हैं, गलत फैसले लेती हैं, तो जनता के सर पर दोष दिया जाता है कि भाई ऐसी सरकार को चुना क्यों। लेकिन जनता के पास अपना यह अधिकार होता है कि वो अपने फैसले को ठीक कर सकें। अब नहीं तो डेमोक्रेसी में 5 साल बाद आपको मौका मिलता है, 5 साल बाद आप अपने जो फैसले हैं उनको बदल सकते हैं, और जनता बदलती भी है। ये कहते हैं कि भाई डेमोक्रेसी में जनता को वैसी ही सरकार मिलती है जैसी जनता डिजर्व करती है, या जैसी जनता चुनती है। अब इसको लेकर बहुत कुछ कहा सुना गया, लेकिन आज उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन आज ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि देखिए कि जब जनता एक पॉलिटिकल पार्टी में भरोसा करती है और वो पॉलिटिकल पार्टी अगर फैसले ऐसे लेती है जो जनता को सूट करते हैं या जनता के हित में होते हैं, तो फिर लगता है कि जनता ने फैसले सही किए हैं। लेकिन इसमें विवाद होते हैं, क्योंकि कौन सा फैसला सही है, कौन सा गलत है, इसका निर्णय आप कैसे लेंगे। देखिए, मैं ये सब जो कह रहा हूं ना आपको, वो आपको दो प्रमुख घटनाओं के आधार पर कह रहा हूं, जो दो आज की प्रमुख घटनाएं हैं। ये दो घटनाएं क्या हैं? एक घटना जो है वो ये कि देश में आज के दिन, एक दिन में 110 जो नक्सली हैं उन्होंने सरेंडर किया है। उसमें एक नक्सली ऐसा है जो करोड़ों रुपए का इनामी जो है नक्सली था। और दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसलिए आया क्योंकि दिल्ली की जो सरकार है उसने दरअसल सुप्रीम कोर्ट में यह कहा था कि भाई दिवाली पे पटाखे, कम से कम ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत मिलनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके हक में फैसला सुनाया। अब ये दो जो घटनाएं हैं, मैं इन दो घटनाओं को जोड़कर क्यों आपको बता रहा हूं? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सवाल ये उठेंगे कि भाई अगर बीजेपी की सरकार जो है, रेखा गुप्ता की सरकार है, अगर वो पटाखों के ऊपर जो प्रतिबंध हटा सकती है या हटवाने का अनुरोध कर सकती है, उसकी दलील दे सकती है, तो ये काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने क्यों नहीं किया? ये सवाल तो उठेगा, क्योंकि बीजेपी ये दावा कर रही है कि दरअसल अरविंद केजरीवाल की सरकार हिंदू विरोधी थी, और हमने देखिए हिंदुओं के हक में ये फैसला ले लिया। लेकिन अब इस पर कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई दिल्ली में इतना प्रदूषण होता है, तो जब प्रदूषण होता है तो फिर ऐसे में ये फैसला क्यों लिया गया? क्या इससे दिल्ली की जनता या दिल्ली एनसीआर की जनता जो है उसकी सेहत पर बुरा असर नहीं पड़ेगा? ये भी कहा जा सकता है, और इस फैसले की आलोचना भी की जा सकती है। दूसरी घटना जो है नक्सलियों की है, क्योंकि नक्सलवाद को लेकर मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह ने साफ ऐलान कर दिया है कि 2026 मार्च तक नक्सलियों को जड़ से मिटा देंगे, भारत को नक्सल मुक्त कर देंगे। क्योंकि नक्सलियों का जो सपना था वो ये था कि तिरुपति से पशुपति तक पूरा जो कॉरिडोर है वो लाल आतंक का कॉरिडोर होगा, और वो नक्सलियों का राज होगा। कोई डेमोक्रेसी नहीं चलेगी, कोई संविधान की बात नहीं होगी, राज चलेगा बंदूक से। लेकिन आज स्थिति यह है कि ये जो नक्सली 126 जिलों में फैले हुए थे साल 2013 तक, आज वो घटकर देश के 3 जिलों में रह चुके हैं, और आज देश के 110 नक्सली हैं, उन्होंने आज सरेंडर किया, जिसमें एक नक्सली, जैसा मैंने बताया, करोड़ों रुपए का उसके ऊपर इनाम था। अब यह सवाल उठ सकता है कि भाई ये काम अगर मोदी और अमित शाह कर सकते थे,
तो ये काम पिछली सरकारों ने क्यों नहीं किया? मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी सरकार की सर्वे सर्वा थी, राहुल गांधी सरकार के सर्वे सर्वा थे, तब उन्होंने इस जो नक्सली आतंकवाद है उससे मुक्ति के लिए क्यों नहीं कदम उठाए? क्यों 60 साल तक हम जो है लगातार नक्सलवाद के शिकार होते रहे? लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष ये है कि भाई जिस तरह से सरकार नक्सलियों का एनकाउंटर कर रही है, उससे क्या नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? ये ठीक है कि अभी शायद वो डर कर हथियार डाल दें, लेकिन ये भी बात हो सकती है कि कल को वो फिर हथियार उठा लें। ये भी तर्क दिया जा सकता है। तो आज इन्हीं तमाम तर्कों पर हम चर्चा करेंगे और बात जो है दिल्ली के पटाखों के ऊपर जो बैन था उसकी भी होगी और जो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं उसकी भी होगी। और मेरा आज का शीर्षक जो है इन दोनों खबरों से जुड़ा हुआ है और मेरा आज का शीर्षक नक्सलियों ने डाले हथियार और दिल्ली एनसीआर में पटाखों वाला त्योहार। बदलाव की बयार। क्या ये बदलाव की बयार है? क्या जनता ने बदलाव के लिए वोट किया? क्या इसलिए जो है हम एक तरफ देख रहे हैं कि नक्सली जो है वो हथियार डाल रहे हैं, घुटनों पर आ गए हैं, और दूसरी तरफ दिल्ली में सालों बाद दिल्ली एनसीआर के लोग पटाखों वाली दिवाली मनाएंगे? क्या ये बदलाव की बयार है? इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ूं, जरा इसको लेकर जो कुछ कहा गया है, जिस तरह से नक्सलियों ने सरेंडर किया, वो भी आपको दिखाता हूं। बीजेपी की तरफ से क्या कहा जा रहा है वो भी आपको सुनाता हूं। गृह मंत्री ने क्या दावा किया था वो भी सुनिए, और दिल्ली में जो पटाखों पर प्रतिबंध हटा उस पर दिल्ली की मुख्यमंत्री क्या कह रही हैं, आम आदमी पार्टी का क्या तर्क है, सुनिए। उसके बाद आज की डिबेट को शुरू करेंगे। माफ कीजिएगा, इससे पहले मैं इस खबर को दिखाऊं। इस खबर का डिटेल समझ लीजिए, इस खबर को खबरदार समझ लीजिए। खबरदार में आपको बताता हूं इस खबर का विस्तार क्या है। सबसे पहली बात, आज महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक 110 खूंखार माओवादी नक्सलियों ने हथियार डाले हैं। 110 खूंखार माओवादियों ने आज ही के दिन हथियार डाले हैं। इनमें से एक नक्सली नेता मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ भूपति पर 6 करोड़ रुपए का इनाम था। सोचिए, 6 करोड़, कई राज्यों ने इनाम घोषित किए थे, 6 करोड़ का ये इनामी नक्सली था जिसने हथियार डाला। भूपति को हिंसक माओवादियों का पॉलिटिकल ब्रेन कहा जाता था। उसने 60 नक्सलियों के साथ आज सरेंडर किया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने। इस घटनाक्रम से देश को नक्सलवाद मुक्त की गृह मंत्री अमित शाह की योजना सफल होती दिख रही है। लोगों को लग रहा है कि वास्तव में यह योजना सफल है, कारगर है। अमित शाह की सख्त प्लानिंग के सामने नक्सली कमजोर पड़ते दिख रहे हैं, घुटने टेकते हुए दिख रहे हैं। अमित शाह की जो प्लानिंग है, जो उनकी रणनीति है उसके सामने। पर क्या इसे मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाना चाहिए कि जो काम 60 साल में सरकारें नहीं कर पाई वो अमित शाह और जो है नरेंद्र मोदी कर रहे हैं? इधर दिल्ली एनसीआर के हिंदू सालों बाद दीपावली पर आतिशबाजी कर सकेंगे। सालों बाद 2018 से लगातार इस तरह का प्रतिबंध था। अगर देखें तो इस प्रतिबंध के कारण दिल्ली एनसीआर में लोग पटाखे नहीं जला पा रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली के अवसर पर सीमित समय के लिए ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीमित समय दिया ग्रीन पटाखे, और सिर्फ दिवाली नहीं बल्कि ये छठ तक आप जो है ये त्यौहार मना सकेंगे। दिल्ली में भाजपा की सरकार इस फैसले का श्रेय ले रही है। दिल्ली सरकार कह रही है, रेखा गुप्ता की सरकार कह रही है कि देखिए हमने कैसे हिंदुओं के हक में फैसला लिया। भाजपा का आरोप है कि केजरीवाल सरकार प्रदूषण के नाम पर दिवाली पर हिंदू विरोधी फैसले लेती रही थी। यह बीजेपी का आरोप है। नक्सलवाद से लेकर दिवाली के त्यौहार तक क्या इस बदलाव का श्रेय भाजपा की सरकार को है जैसा भाजपा दावा कर रही है, या इन दावों में कितना दम है? इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, जरा सुन लीजिए इस पर क्या कुछ कहा सुना गया है, उसके बाद आज की डिबेट को शुरू करूंगा। सरेंडर पॉलिसी हमने बनाई है। आइए हथियार डाल दीजिए। हथियार लेकर बस्तर की शांति को अगर आपने छिन्न विछिन्न करने का काम किया तो हमारी सशस्त्र फौजें, हमारी सशस्त्र सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस मिलकर इसका जवाब देंगे। 31/3/2026 ये तिथि तय है नक्सलवाद को इस देश की भूमि पर से विदाई देने के लिए। पूरा देश को मालूम है कि नक्सलवाद के साथ हमारे जवान मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं
और लगातार सफलता भी मिल रही है। और जो संकल्प है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, ये आने वाला साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। सबने देखा किस प्रकार से हमने माओवादियों का आत्मसमर्पण किया, किस प्रकार से उनको घर और नौकरियां दी, किस प्रकार से जो जो कबूल किया था वो उनको दिया। हमने समर्पित माओवादियों की शादियां लगाई, हमने उनको लॉयड स्टील जैसी कंपनी में नौकरी दी। आज 50-50 हज़ार रुपये की तनख्वाह पर वो नौकरी कर पा रहे। तो एक विश्वास उनके मन में तैयार हुआ कि ये केवल भाषण में देश की मुख्य धारा में लाने की बात नहीं करता है, महाराष्ट्र में देश की मुख्य धारा में लाने का काम हुआ है और इसलिए वो लोग यहाँ आए। सालों बाद दिल्ली के लोग जो भावनाएं इस इतने बड़े त्यौहार से जुड़ी है, करोड़ों करोड़ लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए माननीय कोर्ट ने जो अपने आदेश दिए हैं दिल्ली सरकार के निवेदन पे, दिल की गहराई से मैं उनका साधुवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ दिल्ली की जनता की ओर से। और विश्वास दिलाते हैं कि हम स्वयं भी, सब लोग, जनता, दिल्ली की जनता भी, दिल्ली की सरकार भी पर्यावरण का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए ही इस ग्रीन क्रैकर्स का बच्चे आनंद उठाएंगे। अब पुनः कोर्ट ने कहा है कि एक लिमिटेड समय में ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं, लेकिन सरकार की अभी जिस तरह की स्थिति दिख रही है, 15 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार अभी अपना विंटर एक्शन प्लान भी घोषित नहीं कर पाई या बना ही नहीं पाई। तो ऐसी स्थिति में सरकार को सक्रियता के साथ काम करना पड़ेगा। तो दोनों खबर पर मैंने आपको हर तरह के बयान सुनवाए और इसी को लेकर आज की चर्चा डिबेट को शुरू कर रहे हैं। मेरे साथ 4 मेहमान जुड़ चुके हैं। रोहन गुप्ता मेरे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं रोहन गुप्ता जी। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं डॉक्टर पीयूष जोशी मेरे साथ जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और अवधेश कुमार जी मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्तंभकार हैं। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। शुरुआत कर रहा हूं सबसे पहले रोहन गुप्ता और तहसीन पूनावाला, दोनों को आमने सामने लाएं। 1.5 मिनट में दोनों को दूंगा। ये जो आज की 2 खबरें हैं, क्या इसका श्रेय सरकार में जो बदलाव हुआ 2014 में, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई और पिछले साल हमने देखा कि दिल्ली में जो है रेखा गुप्ता की सरकार आई, इसी साल, माफ कीजिएगा, तो क्या ये श्रेय इन सरकारों को दिया जाना चाहिए? तहसीन पूनावाला, 1.5 मिनट आपके। अशोक जी, अव्वल तो आपकी शो में शिरकत करने का मौका मिल रहा है, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। नक्सलिज्म अगर कम हो रहा है या समाप्त हो रहा है तो इसका श्रेय वर्तमान सरकार को जाना चाहिए, बिल्कुल। पर क्या केवल वर्तमान सरकार ने इस पर काम किया, इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। आपने कहा कि 160 जिलों, 127 करीबन जिलों में नक्सलिज्म था 2014 में, लेकिन ये जो टोटल जिन जिलों से घटकर कम हुआ था 2004 से लेकर 2011 के दरमियान, 2012 के दरमियान, वो सबके सामने है। और यूपीए की सरकार ने इतने सारे जो उन्होंने ऑपरेशंस लॉन्च किए थे, ऑपरेशन ग्रीन हंट, ऑपरेशन ग्रे हाउंड, इनकी वजह से ये सारे कम हुए। और एक्चुअली ये जो रेड कॉरिडोर है इसको तोड़ने का काम किया था। आंध्र प्रदेश को रेड नक्सल मुक्त कराया, कई और एरिया थे जिनको नक्सल मुक्त कराया यूपीए की सरकार ने। नक्सलिज्म शुरू हुआ 1960s के अंदर, जब कांग्रेस की जहां पर सरकारें नहीं थी वहां पर शुरू हुआ। ये बड़ा 90s के बाद, जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी और लगातार भाजपा की और उनके राज्यों की सरकार थी, केंद्र के अंदर और राज्यों के अंदर, उन राज्यों में बड़ा आंध्र को छोड़कर, और कांग्रेस की सरकार ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया और मोदी जी की सरकार ने। अगर यही तर्क माना जाए कि केवल मोदी जी की सरकार इसमें सक्सेसफुल है, तो क्या वाजपेयी जी की सरकार फेल हो चुकी थी? ये तर्क भी पूछना चाहिए, क्योंकि नक्सलिज्म तो 90s में शुरू हुआ था, जब पीक पे पहुंचा था, जब ये सब यूनाइटेड हुए थे और नारा दिया था पशुपति से तिरुपति तक होगा एक रेड कॉरिडोर, तो क्या वाजपेयी जी भी फेल हो गए थे? सवाल यह है कि आज वर्तमान सरकार ऑफ कोर्स नक्सलिज्म के साथ सक्सेसफुल है, पर क्या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को खत्म कर पाए? मणिपुर देख लीजिए, नागालैंड देख लीजिए। नागालैंड का अकॉर्ड का है 2017 में माननीय प्रधानमंत्री ने साइन किया था, कहा था 15 दिन में मीडिया के सामने का नागा अकॉर्ड का है, तो प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक तौर से किया था। भारत के नागरिकों के पास एक भारत का दस्तावेज जो माननीय प्रधानमंत्री ने साइन किया, भारत में शांति लाने को, उसके कॉपी नहीं है। ओके तहसीन जी, आपके 1.5 मिनट पूरे हुए। रोहन गुप्ता,
ये श्रेय जो है तहसीन पूनावाला कह रहे हैं भाई आप ही की सरकार को क्यों मिले, पहली सरकारें भी काम कर रही थी और उन्होंने मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पहले 180 डिस्ट्रिक्ट में था, 2013 में 126-27 डिस्ट्रिक्ट में रह गया, तो श्रेय तो उनको भी मिलना चाहिए। दूसरी बात जो है वो ये कि भाई बढ़ा, जब नक्सलवाद बढ़ा उसके लिए वो सीधा सीधा जो है विपक्ष की सरकारों को दोष दे रहे हैं। जी देखिए अशोक जी, पहले तो सरकार की नीति और नीयत साफ होना बहुत जरूरी है, और श्रेय कोई ले नहीं सकता है राजनीति में। देश की राजनीति में श्रेय जनता देती है, जो सच होगा जनता तय करे, जनता आपको तय करके दिखा रही है। जिस प्रकार से भाजपा इलेक्शन के बाद इलेक्शन जीत रही है, इससे बड़ा श्रेय क्या चाहिए? हमको नहीं चाहिए, जनता को डिसाइड करने दीजिए। मुद्दा क्या है कि देश की जनता के लिए संवेदनशीलता और देश के दुश्मनों के लिए कठोरता। और अशोक जी, ये जो मैं बात कर रहा हूं ये सिर्फ एक मुद्दे के लिए नहीं है। आप हर मुद्दा देख लीजिए, देश के अर्थतंत्र का देख लीजिए, देश की रक्षा देख लीजिए, विदेश नीति देख लीजिए, हर मुद्दे पे आपको ये दो चीज दिखी देगी। सरकार बहुत क्लियर है, उसकी नीति क्लियर है, उसकी नीयत क्लियर है, और जब तक ये क्लैरिटी नहीं होती है सरकार कभी रिजल्ट नहीं आ सकती है। और मैं बात सिर्फ नक्सलवाद की नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे आतंकवाद को भी जोड़ के रखूंगा। जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से हुर्रियत के नेताओं को लाल जाजम बिछा के कांग्रेस द्वारा ट्रीटमेंट दी जाती थी, जिस प्रकार से उनके द्वारा हमारा ब्लैकमेल होता था, नक्सल की घटना की हम बात करें, 17,679 घटनाएं 2004 से 2014 में हुई, जिसमें 53% की गिरावट आई। बात श्रेय लेने की नहीं है, पूरी देश की जनता को मालूम है। आज देश की जनता में पॉजिटिविटी क्यों है? जनता जानती है कि सरकार कठोर निर्णय ले सकती है, पाकिस्तान के घर में घुस के मार सकती है, ये डबल माइंड वाली सरकार नहीं है। और जहां पे देश की जनता की संवेदनशीलता की बात आती है, आज पटाखे फोड़ना हमारी संस्कृति का पार्ट है, उसको नहीं ठीक से रिप्रेजेंट करना या ठीक से बातों को रख के, आज आम आदमी सरकार जो इनके बिछड़े हुए भाई है वो ये कहते थे जब उनके नेता जेल से बाहर आते थे तब पटाखे फोड़ सकते थे, और जनता, दिल्ली की जनता पटाखे नहीं फोड़ सकती थी क्योंकि पर्यावरण की बात थी, क्योंकि कभी रिप्रेजेंट ही ठीक से नहीं किया। तो मुझे लगता है कि ये जो एक दृढ़ नेतृत्व है, दिल्ली की सरकार हो या देश की सरकार हो, उनकी नीति साफ है, नीयत साफ है, जनता के लिए कुछ अच्छा करना है और देश के दुश्मनों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। यही इसी का परिणाम आज आप दे रहे हैं। ओके आप दोनों की बात था पूरी। मैं तहसीन जी एक काउंटर क्वेश्चन, उसके बाद मैं पीयूष जी आपके पास भी आऊंगा, पटाखों की भी बात करेंगे, लेकिन मैं नक्सलवाद को लेकर, क्योंकि बड़ा ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और एक समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो भारत के यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने कहा था कि देश की सबसे बड़ी समस्या नक्सलवाद है। ये उस वक्त प्रधानमंत्री ने कहा था कि सबसे बड़ी, आतंकवाद से ज्यादा बड़ी समस्या कहा था इसको। और हो भी क्यों ना, आज जितने लोग आतंकवाद से मरे उससे ज्यादा भारतीयों की जान नक्सली हमलों में गई है, करीब 8,000 से ज्यादा भारतीयों की जान गई है। लेकिन जो तहसीन जी आपने कहा उससे एक बार की सहमत हुआ जा सकता है कि चलो भाई, यूपीए सरकार जब थी कांग्रेस के नेतृत्व वाली, उसने भी जो है कुछ कदम उठाए, कुछ जिलों से सफाया किया। लेकिन एक बात मुझे बार बार याद आती है, और वो ये है जो आपने ऑपरेशन ग्रीन हंट की भी बात करी। दिक्कत उस सरकार में और इस सरकार में मालूम है क्या है? उस सरकार के कई मुंह थे और उस सरकार के कई ब्रेन्स थे, इसलिए वो सरकार जो है जो करना चाहती थी वो फेल हो जाती थी। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ऑपरेशन ग्रीन हंट ही है। पी चिदम्बरम उस वक्त ऑपरेशन ग्रीन हंट को चाहते थे कि ये नक्सलियों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएं, लेकिन दिग्विजय सिंह बीच में टपकते हैं। वो कहते नहीं, ये गलत बात है, ऐसे कैसे, ये तो हम इनसे तो बातचीत होनी चाहिए। यहां तक कि नक्सलियों को ये कहा था दिग्विजय सिंह ने कि आप नक्सलवाद छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन करो। तो मतलब क्या सॉफ्ट पॉलिसी थी। तो एक तरफ चिदम्बरम थे, एक तरफ जो है दूसरे लोग थे जो कहते थे। फिर यह भी आरोप लगा कि सोनिया गांधी की जो एनएसी थी, उस एनएसी के अंदर जो मेंबर थे वो बिल्कुल नक्सलवाद के प्रो नक्सली थे। उनका दिल नक्सलवादियों को देखकर जो है पिघल जाता था। तो इसलिए वो सरकार जो है एक्शन नहीं ले पाई, भले उसने पॉलिसी कुछ भी बनाई हो। लेकिन इस सरकार में ऐसा नहीं, इस सरकार में एक ब्रेन है, एक दिमाग है, एक चेहरा, और इसीलिए सरकार कामयाब हुई। क्या इसको मानते हैं आप? नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। दो चीजें, मैं दिग्विजय जी और चिदम्बरम जी की बात पे आऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं कहना चाहता हूँ, क्या वर्तमान सरकार यानी कि भाजपा की सरकार ने जो नक्सलाइट या लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म है उनसे बातचीत नहीं की? नागालैंड का मैंने उदाहरण दिया। त्रिपुरा लिबरेशन फ्रंट आज भी वर्तमान में अपने वेबसाइट पे लगा दिए कि वो भारत के बारे एक अलग स्टेट चाहते। वो भारत, भाजपा के साथ त्रिपुरा में उन्होंने चुनाव लड़ा, इस बार नहीं, उसके पहले बार उनको मेन स्ट्रीम लाने का काम किया भाजपा की सरकार। उनको बधाई देता हूँ। कितने सारे ट्राइबल एरिया थे आसाम के अंदर जहाँ पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने किया। आज जो आपने विजुअल्स दिखाए उनसे भी बातचीत हुई। कर्नाटका के अंदर 1 महीने पहले या 15-20 दिन पहले जिन नक्सल्स ने सरेंडर किया उनके साथ वर्तमान सरकार को मैं श्रेय देता हूँ, और स्टेट सरकार ने उनसे बातचीत करते वहां पर भी एक बड़े उनपे बड़ा नाम
काम था, बातचीत करते मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया। कांग्रेस के एक एमएलए है आंध्र प्रदेश के अंदर जो पूर्व नक्सलाइट थी, सॉरी तेलंगाना के अंदर जो पूर्व नक्सलाइट थी, तो उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम हमेशा सारी सरकारों ने किया। ये आईबी, रॉ और अलग अलग एजेंसीज का एक कंटिन्यूस काम है, तो उसका श्रेय अमित शाह जी को जाता है। लेकिन मैं एक दूसरी, जो आपने सवाल पूछा चिदम्बरम जी और दिग्विजय जी का, मैं वहां पर एक चीज कहना चाहता हूं, ये नक्सल है, इनको बिल्कुल कोई भी इनसे सॉफ्टनेस नहीं होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए। अगर बंदूक उठाए तो बिल्कुल उनके खिलाफ उनको बिल्कुल कोई मौका नहीं देना चाहिए। लेकिन क्या हम किसी भी भारत के मुल्क के अंदर एयरफोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, हम अपने एरियाज पे कोई अटैक कर सकते हैं? ये सवाल जनता के लिए, ये करना या नहीं करना इसमें मेरा कोई ओपिनियन है, मैं जनता के सामने रखता हूं कि भारत की टेरिटरी पे भारत के आर्म फोर्सेस एयर अटैक कर सकते हैं, ये सवाल है। और उसके बावजूद इतना सक्सेसफुल हुआ, आपने 127 का आंकड़ा दिया, एक्चुअली वो 83 तक कम हुआ था, तो रेड कॉरिडोर को तोड़ने का भी उन्होंने काम किया था। ओके, रोहन जी रिस्पॉन्ड करें। देखिए, अभी उन्होंने कहा कि नहीं कठोर होना चाहिए और बातचीत, हमने ये कभी नहीं है कि बातचीत नहीं करनी चाहिए, बात है उनको मेन स्ट्रीम में लाना। आज फडणवीस जी ने भी क्या कहा कि हमने सिर्फ ये नहीं किया कठोरता से किया, जहां जरूरत थी मेन स्ट्रीम में लाके उनका भी विश्वास जगाया कि ये सरकार जो बोलती है वो करती है। क्योंकि किसी भी समस्या का हल जो दो तरीके से होता है, बातचीत भी होती है, और अगर बातचीत सफल नहीं होती तो आपको कठोर एक्शन लेने की भी हिम्मत होनी चाहिए। और यही अभी चिदम्बरम जी ने जो बयान दिया 26/11 के बाद की बात हो, काफी ऐसी चीजें उन्होंने कही। वो क्यों कही? वो क्लियर दिखाता है कि जो अशोक जी ने बात की कि कांग्रेस की सरकारों में निर्णय लेने में क्लैरिटी नहीं थी, कॉन्फिडेंस नहीं था, और बहुत मुंह से जब बात होती है तब देश की जनता का भला नहीं हो सकता है। तो ये समझना पड़ेगा कि ये सरकार की नीति और नीयत बहुत क्लियर है कि अगर आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ खड़ा रहना है तो नो कॉम्प्रोमाइज, 370 हटा के जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करना है, नो कॉम्प्रोमाइज, देश के अर्थतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए कठोर स्टेप लेने हैं, नो कॉम्प्रोमाइज, देश की जनता को समाज कल्याण की योजनाओं के लाभ पहुंचाने हैं, नो कॉम्प्रोमाइज, देश की जनता की जेब में डायरेक्ट पैसा जाना चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। जब ये नो कॉम्प्रोमाइज की नीति होती है और देश की जनता, हमारी संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए, उसमें भी नो कॉम्प्रोमाइज। ये दिल्ली में पटाखों की जो परमिशन जो आई है उसने दिखा दिया। तो जब आपकी नो कॉम्प्रोमाइज की जब थियरी होती है खराब कामों के लिए और अच्छे कामों के लिए, तो मुझे लगता है परिणाम आता है, और उसकी श्रेय देश की जनता हमको देती है, हमको श्रेय लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, एक समय था 2010 में जब चिदम्बरम साहब गृह मंत्री थे, तो 2010 में वो रिक्वेस्ट कर रहे थे नक्सलियों से कि प्लीज बातचीत की टेबल पर आइए। उसके वीडियोज हैं, बाकायदा वो रिक्वेस्ट कर रही थी सरकार नक्सलियों से कि प्लीज बातचीत की टेबल पर आए, आपको हथियार छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप आइए, बातचीत तो करिए। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा? उन्होंने कहा हथियार छोड़ दो, तब आ जाओ बात करने, तो ठीक है, लेकिन किसी भी हालत में जो है हम इसको ये जो ऑपरेशन चल रहा है उसको रोकेंगे नहीं। सीज फायर नाम की कोई चीज नहीं, लगातार सुरक्षा बल अपना काम करेंगे। और शायद वो डर है, वो खौफ है, वो सरकार की जो कड़ी पॉलिसी है उसके कारण जो है वो लगातार इतने बड़े बड़े आतंकी सरेंडर कर रहे हैं। और आज तो मतलब ये हालत हो गई है नक्सली संगठनों की कि उनके टॉप के मुखिया जो हैं वो बचे नहीं हैं। तो ये पॉलिसी का एक तरह से कह सकते हैं, इस पॉलिसी का श्रेय तो मिलना ही चाहिए कि भाई कड़ी पॉलिसी लेकर आए, और उसके कारण ये जो है हम स्थिति देख रहे हैं। डॉक्टर पीयूष जोशी, क्या कहेंगे आप इस इशू पर? क्या आपको लगता है इस सरकार को श्रेय मिलना चाहिए? नक्सलवाद को इतना सीमित कर दिया, आज 3 डिस्ट्रिक्ट में नक्सली समिट कर रहे हैं। सबसे पहले तो सर आपको और सभी आपके दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आपके प्रोग्राम पे काफी समय बाद शिरकत कर रहा हूं, तो उसके लिए आपको धन्यवाद। एक मैप में देख रहा था, क्योंकि देखिए जो भी सरकारें हैं, देश की सरकारें हैं, और यदि नक्सलवाद कम हो रहा है तो उसके लिए वर्तमान गृह मंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री एवं पूर्व गृह मंत्री एवं पूर्व प्रधानमंत्री को भी बधाई देनी चाहिए। मैं कारण बताता हूं क्यों। नक्सलवाद से शुरू करते हैं, फिर पटाखों की बात पे आ जाएंगे। ये मेरे पास में एक मैप है 2007 का, जो सरकार ने, सॉरी इसमें शायद इशू आ रहा है, तो ये सीवियरली अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स थे। मैं आपको शायद बता नहीं पा रहा हूँ, शेयर कर पाऊंगा थोड़े समय बाद। आप नंबर्स अगर चाहें तो बता सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं सर, क्योंकि सीवियरली अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट कई बार क्या विजुअल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके लिए मैं ये मैप दिखाना चाह रहा था आपको। ये जो मैप है इसमें हम देखते हैं कि भाई जो नक्सल से अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे देश के अंदर, ये देख सकते हैं आप, है ना? ये 2007 का डेटा है, ठीक है।
2007 के डेटा के बाद में 2013 का डेटा है। मुझे लगा शायद तहसीन जी बताएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकारें थी उस समय पे। पर जैसे कांग्रेस पार्टी की हालत है वैसे ही सब व्यक्तियों की हालत है। ये 2013 का डेटा है, शायद साफ नहीं दिख रहा, फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। और ये उसके तत्पश्चात जो है, ये अभी वर्तमान का डेटा है जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला है कि 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो गंभीर रूप से प्रभावित है नक्सलवाद से। तो डेफिनेटली ये तो बात समझ में आ गई कि 2004 से लेके जो नक्सलवाद का मूवमेंट है वो धीरे धीरे अपनी पकड़ जो है छोड़ता जा रहा है। जब भी हम नक्सलवाद की बात करते हैं सर, तो मेरा ये प्रबलता के साथ में मानना है, और ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में नहीं, भारत के नागरिक के रूप में ये बात बोलना चाहूंगा कि जब भी हम नक्सलवाद की बात करते हैं तो कर्मा जी के बगैर और सलवा जुडूम मूवमेंट के बगैर उसकी बात करना मुश्किल है। वो सलवा जुडूम मूवमेंट और वो कर्मा जी कौन थे, जरा हम याद करें। और नक्सलवाद के लिए किन्होंने अपनी जान दांव पे लगाई थी, तो पार्टी लाइन से ऊपर उठ के हमें देखना चाहिए। कर्मा जी जो थे वो जो कांग्रेस थी छत्तीसगढ़ की, उसके एक बड़े नेता रहे, कद्दावर नेता रहे, और उन्होंने एक पूरा मूवमेंट चलाया था सलवा जुडूम, नक्सलवाद के खिलाफ चलाया गया मूवमेंट था। कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ की जो पूरी टॉप लीडरशिप थी उसने अपनी जान गंवाई थी नक्सलवादियों के हमले में। तो इस देश के लिए शहीद कहे गए हैं विद्याचरण शुक्ल जी से लेके, और यदि हम नीचे तक की सभी की बात करें, और कर्मा जी के सुपुत्र भी उसमें, और जो उस समय तत्कालीन रमन सिंह की जी सरकार थी उसमें जो कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष थे और उनके जो सुपुत्र थे, उन्होंने तक अपनी जान गंवाई थी इस नक्सली हमले के लिए। तो मेरे ख्याल से इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। वर्तमान सरकार भी बधाई की हकदार है, और पूर्ववर्ती सरकारें भी बधाई की हकदार है जिन्होंने नक्सलवाद के मूवमेंट को धीरे धीरे कम करा। अब एक बात जो आप ये कह रहे थे कि पटाखों के लिए, तो पटाखों के लिए एक मिनट पटाखों पे आता हूं मैं, 2 मिनट में आता हूं पटाखों पर। लेकिन जो आपने कहा ना कर्मा जी, आपने बहुत सही याद दिलाया, सलवा जुलूम और कर्मा जी का आपने जिक्र किया। ये कर्मा जी खुद जो है उनके बयान है। ये कर्मा जी कहते थे हमारी जो कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं वो सॉफ्ट हैं, ये कर्मा जी का खुद का बयान है। और सलवा जुडूम के ऊपर जो उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ था उसमें किस व्यक्ति को विपक्ष की ओर से उम्मीदवार बनाया गया था, क्या विवाद हुआ था, सलवा जुडूम को क्या उन्होंने फैसला दिया था, ये सब अभी पब्लिक डोमेन में है, ये लोग देख रहे हैं। तो सलवा जुडूम और उसको लेकर के बिल्कुल सलवा जुडूम लड़ रहा था, कर्मा जी लड़ रहे थे, लेकिन उनका हश्र क्यों हुआ ये अपने आप में जो है डिबेट का विषय है कि उनका ये हश्र क्यों हुआ। और कई बार तो बल्कि छत्तीसगढ़ में कर्मा जी को बीजेपी वाले ज्यादा सपोर्ट करते थे बजाय कांग्रेस की लीडरशिप के। कांग्रेस की लीडरशिप तो उनको छोड़ देती थी, लेकिन कर्मा जी को बीजेपी वहां पे ज्यादा सपोर्ट करती थी। ऐसे भी कई बयान है। लेकिन अवधेश जी आप क्या कहेंगे इस पूरी डिबेट को लेकर? क्या सभी सरकारों को श्रेय, अगर ये एक राष्ट्रीय समस्या थी तो ये तो कंटिन्यूएशन हो गया ना कि भाई धीरे धीरे हर सरकारों ने अपना काम किया? नहीं, आप अगर ऐसे डिबेट में ये सोचेंगे कि पक्ष और विपक्ष दोनों रखे तो जो सच्चाई है वो सामने नहीं आएगी। अब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भैया तहसीन पुनावाला हमारे मित्र के, वो तो मणिपुर में भी जो है नक्सलवाद है और नागालैंड में भी नक्सलवाद है, असम में भी नक्सलवाद है। क्या मतलब है इसका भाई? माफी चाहता हूं, मैंने कहा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो आपने नक्सलवाद में उसकी क्यों चर्चा की भाई? जब माओवाद नक्सलवाद की चर्चा हो रही है, पूर्वोत्तर पर चर्चा करेंगे तो कर लेंगे। उसकी जवाब देता हूं। जब चर्चा नक्सलवाद की और माओवाद की है तो आप असम और नागालैंड में प्राइम मिनिस्टर ने जब कहा उसके बाद हत्या कितनी हुई है जरा बता दीजिए। ठीक है कि वो जो समझौता था वो सफल नहीं हुआ, लेकिन हिंसा कितनी हुई है? ऐसा है अशोक जी, ये पहली सरकार है भारत की 1967 के बाद जब से नक्सलिज्म शुरू हुआ जिसने स्पष्ट कहा कि 2 आपके पास रास्ते, या तो मारे जाओ या आत्मसमर्पण करो, तीसरा कोई विकल्प आपके पास नहीं। बात है साहब, ये कभी भी भारत में इसके पहले हुआ ही नहीं था। जो भी बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। कभी है तो बता दें। मुझे तो अच्छी तरह याद है कि जब इस देश के गृह मंत्री क्या उनका जो महाराष्ट्र वाले थे शिंदे जी, नहीं शिंदे जी के पहले शिवराज पाटिल साहब का अभी बयान उन्होंने कहा कि वो हथियार लेके भी आना चाहे तो हम बात करेंगे। आंध्र प्रदेश गए थे कि वो ऐसे आए हथियार लेकर के भी आए तो हम बात करेंगे। तो ये जो पॉलिसी पहली बार इस सरकार ने अपनाई थी वो ये अपनाई थी कि पहले तो इंटेलिजेंस ठीक से लाना है, जो माओवादियों के परिवार हैं उनसे संपर्क करके रेगुलर उनके साथ बात करो कि उनको कांटेक्ट करो कि हम मारे जाओगे अगर नहीं कांटेक्ट करोगे। उधर विकास के ही काम करना है, सारे रोड बनाने हैं, उसके लिए फौज उतारनी पड़े तो उतारे जो डिस्टर्ब कर रहे हैं। स्कूलों को ठीक से बनाएंगे। और आप पहली बार मैं समझता हूं इसके पहले किसी भी गृह मंत्री ने
बस्तर में इस ढंग से सभा की हो और वहां स्वदेशी मेला लगा हो और वहां जाके दंतेश्वरी माता का दर्शन किया हो तो बता दीजिए हमको। अब ये तो अजीब स्थिति है कि भाई उनके समय में जब प्राइम मिनिस्टर लेकिन एक आंकड़ा तो है ही ना। सुनिए अवधेश जी, एक आंकड़ा तो हमारे पास है ना जिसमें हम देख रहे हैं कि 180 से 2013 तक जो है वो संख्या कम हुई जिलों की। सुनिए ना, 180 में 1, 2, 4, 5 था, वो स्टेट गवर्नमेंट सब मिला के हुआ था, लेकिन मूल बात जो थी ना वो ये थी कि माओवाद के मूल गढ़ से, वो छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, उस समय तो खैर मध्य प्रदेश भी था, वो जो है आपको झारखंड हो, उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, और जिसमें अभी तेलंगाना भी है, और बिहार का एक इलाका है जो मेन पूरा गढ़ था, और पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र, यहाँ से 1% की कमी नक्सलवाद में नहीं आई। अब कोई छोटी छोटी जगह हो गई तो हो गई है, अगर आती तो मैं वो भी आंकड़ा दे दूंगा कि वो कितने उस समय मारे गए और आज कितने मारे गए हैं। जिस बात की चर्चा करें वो 2013 की घटना है जिसमें वो सारे नेता मारे गए थे, 250 नक्सलियों ने घेर लिया था, और जिस ढंग से मारे गए थे वो यूपीए सरकार की फेलियर थी, क्योंकि जब आपके अर्बन नक्सल सोनिया गांधी जी के सलाहकार परिषद में है, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में है, वो लोग थिंक टैंक है, मैगजीन थिंक टैंक की निकल रही है जो बताते हैं कि भैया कैसे नक्सली हो रहे हैं, जो उनका यहाँ वैचारिक सपोर्ट कर रहे हैं प्रचंड रूप से, जेलों में है तो उनको सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। उस सरकार में मनमोहन सिंह और चिदम्बरम चाह के कार्रवाई कर सकते थे क्या? कैसे बात कर रहे हैं आप? कैसे बात कर रहे हैं? और वो नाम सब सामने है जो है सो है। अभी ये जो बता रहे हैं, इसीलिए वो तो फेलियर थी। देखिए 2004 से 14 तक 16,463 हिंसक घटनाएं हुई थी। इसमें 2004 से 14 तक अवधेश जी वो डेटा हम लगातार ग्राफिक्स में दिखा भी रहे हैं कि जो नक्सल इफेक्टेड एरियाज हैं वो कम हुए हैं, आतंकवादी घटनाएं कम हुई हैं, नागरिकों का मारा, तो ये तो सफलता है। लेकिन आपने इसमें अर्बन नक्सल का भी जिक्र कर दिया और ये आरोप लगते रहे हैं, बिल्कुल ये आरोप लगते रहे कि सोनिया गांधी की जो एनएससी थी उसमें जो है अर्बन नक्सल थे। लेकिन साथ साथ हाँ तहसीन जी आप रिस्पॉन्ड कीजिए, लेकिन एक मिनट तहसीन जी आप रिस्पॉन्ड कीजिए, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये जो दृश्य हम देख रहे हैं ना आज महाराष्ट्र में, एक मिनट अवधेश जी, एक मिनट, देश में सेमिनार हो रहे थे, आप केवल उन सेमिनारों के जिसमें गृह मंत्री आ रहे हैं, जो देश में विचार गोष्ठियां हो रही थी नक्सलवाद को लेकर के, उसमें सरकार उसकी फंडिंग करती थी उन एनजीओ सबको। ठीक है ऐसे लोगों को पुरस्कार भी दिए जाते थे जिनको हम अर्बन नक्सल कहते हैं। लेकिन मैं एक ही बात कह रहा हूं, अभी हम जो दृश्य देख रहे हैं तहसीन जी बड़े सुंदर दृश्य हैं, लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की है उन सुंदर दृश्यों को देखने के बाद भी कांग्रेस की ओर से इन दृश्यों पर कोई रिएक्शन सुबह से नहीं आया। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को आज सबसे पहले रिएक्शन देना चाहिए था, क्योंकि जिनके हाथों में हथियार थे वो हथियार जो है सौंप रहे थे, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उनके हाथों में संविधान की प्रति पकड़ा रहे थे। तो जो संविधान राहुल गांधी लेकर घूमते हैं वो अलग बात है, उनका लाल वाला होता है, लेकिन ये संविधान की असली प्रति थी। तो मुझे लगता है राहुल गांधी को सबसे पहले तारीफ करनी चाहिए थी कि भाई बहुत बेहतरीन काम हुआ। नहीं, उस किताब में तो सादा पन्ना होता है ना, अंदर संविधान। अवधेश जी अगर मैं बोल दूं, अगर आपकी अवधेश जी माफी चाहता हूं, अगर आपकी मन की बात होगी, थोड़ा मैं काम की बात करूं। अवधेश जी रुकिए तहसीन जी सिर्फ तहसीन जी बोलिए। तहसीन जी देखिए दिवाली का मौका है, एडवांस में सभी दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं डेटा में नहीं जाना चाहता था माइन्यूट डिटेल्स, पर 2004 से लेके 2014 तक जो टोटल हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की कैजुअलिटीज हुई वो थी 1800 और वो कम हुई है। बट इस वक्त भी 2014 से लेकर 2024 तक 600 हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस में वर्तमान सरकार के होम मिनिस्ट्री का डेटा बता रहा हूं शहीद हुए हैं। इंसिडेंट्स बिल्कुल कम हुए, लेकिन आज भी ये घटनाएं चल रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रही है। और जो डिस्ट्रिक्ट थे जो घटनाएं घट रही थी 2014 के पहले, वो थी जो टोटल घटनाएं घटी थी वो थे 4100,
और ये 2014 तक कम होते 350 घटनाएं घटी थी टोटल जो नक्सल अटैक्स थे। तो 4000 से लेके 350 तक लाने का काम यूपीए की सरकार ने किया। 350 से और कुछ नंबर तक काम करने का काम माननीय अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने दिया। उसके साधुवाद है जो आज आपने विजुअल देखा, उसके लिए उनको बधाई, देवेंद्र फडणवीस जी को बधाई। लेकिन दूरदर्शन जैसे नेशनल चैनल पे अवधेश जैसे एक प्रसिद्ध पत्रकार कहे कि जो नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म नहीं है, तो मैं तो हैरान हूं। वो लोग माओ को मानते जो नक्सल्स को मानते, वो लोग चाइना से हथियार ला रहे थे। वो पूरा नक्सलिज्म जब वेस्ट बंगाल से शुरू हुआ उसपे क्या था आरोप, वो कैसे जा रहा था ओडिशा से लेकर आंध्र प्रदेश तक हथियार, वो आ रहा था चाइना और म्यांमार से। बीरेन सिंह जी ने क्या कहा म्यांमार के संदर्भ में। और आप नागालैंड की बात करते, नागालैंड में मैं बिजनेस करता था 2014 के पहले, फिर उसके बाद कुछ चेंजेस हुए, मैं खुद बिजनेस करता था। नागालैंड तब भी शांत था। नागालैंड की सक्सेस स्टोरी नरेंद्र मोदी जी की नहीं है, उसमें बिल्कुल उनकी भूमिका है। राजीव जी से लेके अटल जी से मनमोहन सिंह जी और मोदी जी सबकी सक्सेस स्टोरी है। आप कहां से आके एक ही चीज कहते हैं अब नागालैंड में कौन सी घटना हुई? नहीं हुई घटना, लेकिन वो पहले से नहीं हो रही थी। आसाम के अंदर हेमंता बिस्वा शर्मा जी को क्रेडिट देना चाहिए, वो भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म था। आप कौन सी बात आप आके नेशनल टीवी पे कहते हैं? थोड़ा सा अवधेश जी आपको भी देखना चाहिए। ओके अवधेश जी रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी, छोटा सा रिस्पॉन्स में ब्रेक पे जाना। बिल्कुल रिस्पॉन्ड करूंगा। ये जो नॉर्थ ईस्ट का मूवमेंट है वो अलगाववादी मूवमेंट है, उसमें चीन के माओवादी उसको हथियार दे सकते हैं, लेकिन वो माओवादी मूवमेंट नहीं है। वहाँ अलग अलग प्रकार के, चाहे अल्फा को आप माओवादी और नक्सली मूवमेंट मानते हैं क्या? कौन थे नक्सली मूवमेंट? अल्फा किसको मानते थे? मानते हैं क्या आप? अल्फा भी माओ को मानते थे मेरे भाई। नक्सली मूवमेंट मानते हैं। त्रिपुरा वॉलंटियर फोर्स को आप नक्सली मूवमेंट मानते हैं? कैसे बात कर रहे हैं आप? ओके, नक्सलवाद से प्रभावित जिले में कहाँ आते हैं वो? ओके देखिए मैं एक बात सुनिए नॉर्थ ईस्ट को लेकर। ओके हो गया सर, नॉर्थ ईस्ट को लेकर के मैं नॉर्थ ईस्ट को लेकर अवधेश जी को मैंने रिस्पॉन्ड करने का मौका दिया, तहसीन जी ने अपनी बात रखी। लेकिन मैं फिर से मूल विषय पर आ रहा हूं, और मैं जो फिर से कह रहा हूं जो मूल विषय है ना वो ये है कि जो यूपीए सरकार थी उसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे जिनको आज अर्बन नक्सली कहा जाता है, जिनका सॉफ्ट कॉर्नर था। और ये ठीक बात है, मेरे पास ऐसी कई खबरें हैं जिसमें जो है इस तरह के सेमिनार होते थे जिसमें एनएससी के मेंबर शामिल होते थे और उनको सरकार की फंडिंग होती थी। अभी सुप्रिया शिंदे जी ने जो है नक्सली जो मारे गए उनको शहीद कहा था। अब मतलब अगर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता जो उनको शहीद कहती हैं तो फिर इससे ज्यादा क्या हो सकता है? फिर देखिए जो है पहले क्या होता था, पहले आतंकवाद जो माओवादी थे उनको छोड़ दिया जाता था और रिलीज कर दिया जाता था, वो किसी को उठा लेते थे और उसके बाद रिलीज होते थे। ये अभी हाल का बयान है मेरे पास। ये कौन है? ये जो है ये बाकायदा तेलंगाना कांग्रेस चीफ ये कह रहे हैं कि माओइस्ट आर आवर ओन सिटीजन्स फाइटिंग फॉर पुअर, गरीबों के लिए लड़ रहे हैं माओवादी। ये नक्सली जो है ये कांग्रेस के तेलंगाना के चीफ कह रहे हैं गरीबों के लिए लड़ रहे हैं माओवादी। इसी तरह से जो है डी राजा का बयान आपने देखा होगा, वो कह रहे हैं ये क्या होता है नक्सल मुक्त भारत। उनको इस बात पे तकलीफ थी कि नक्सल मुक्त भारत कह दिया अमित शाह ने। अरे अगर नक्सल मुक्त भारत की अमित शाह बात कर रहे हैं तो आपको ताली बजानी चाहिए थी। आपको इस पर तकलीफ क्यों कि नक्सल मुक्त भारत? आपको नक्सली से ऐसा कौन सा प्रेम है कि आप चाहते हैं नक्सल मुक्त भारत ना हो? तो ये जो चीजें हैं ना, मैं यही कह रहा हूं कि ये आज पूरा इंडी गठबंधन और पहले यूपीए सरकार, उसमें कई लोग ऐसे थे जिनका सॉफ्ट कॉर्नर था। पीयूष जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर मुझे ब्रेक लेने जाना है। अशोक जी बिल्कुल सही बात आपने एक बात बोली है। इस बात पे मैं दुर्भाग्यपूर्ण है ये इस देश के लिए कि, और ये बात तो माननीय पी चिदम्बरम जी जो पूर्व गृह मंत्री हैं वो खुद भी कह चुके हैं कि भाई कई सारे नेता थे जो कोई भी एक डिसाइसिव एक्शन लेने से बचते थे। तो कांग्रेस का तो ये इतिहास रहा है कि कई बार बहुत सारी जगह पे जब हम डिसाइसिव एक्शन लेने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉलिटिकल रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से दिक्कत आ जाती है। पर उसका जो खामियाजा है वो सरकार से बाहर है 2014 से। अब 2014 से लेकर 24 तक यदि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की यदि तहसीन भाई ने बात उठाई है, और बात ठीक है क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट का एक्सट्रीमिज्म है वो भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, माओ को मानने वाला है, लेनिन को मानने वाला है। तो जब हम उसकी बात करते हैं और फिर हम ये ऐसी बातें सुनते हैं कि भाई वो नक्सलवादी नहीं है क्योंकि नक्सलवादी से ओरिजिनेट नहीं किए हैं, तो ये तो गलत है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यदि पूर्वोत्तर में है तो उसका भी सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए। बस ये बातें हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। सॉल्यूशन तो देखिए, सॉल्यूशन तो बिल्कुल निकलना चाहिए। कश्मीर का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं निकलते हुए, नक्सलवाद का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं निकलते। इसलिए मैंने कहा ना कि जब सरकारें बदलती है तो बहुत कुछ बदलता है और देश की जनता को ये देखना भी चाहिए। और लद्दाख और मणिपुर भी देख रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, लद्दाख भी है, मणिपुर भी है।
लद्दाख में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, यूपी में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, ये सब चीजें देखनी चाहिए, इसमें कोई एतराज नहीं। लेकिन मैं तो पीयूष जी दिल्ली पर आऊंगा आपके साथ, क्योंकि दिल्ली के लोग आज बहुत खुश हैं। दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि भाई हमको तो ऐसी सरकार मिल गई जिसने कम से कम हमारी बात तो करी, नहीं तो पिछले कई सालों से दिल्ली के हिंदू जो हैं वो बेचारे, खबरें क्या आती थी, दिल्ली से खबरें आती थी कि फलाना जगह 4 लोग पकड़ लिए, गिरफ्तार कर लिए। क्यों गिरफ्तार कर लिए? क्योंकि वो पटाखे जला रहे थे, और उसके बाद आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर पटाखे जलते थे। वाह, गजब बात है। मतलब दिल्ली का एक आम नागरिक पटाखे जलाए तो उसको पुलिस पकड़ लेगी, और आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर जब पटाखे जले तो वो जो है वो प्रदूषण मुक्त पटाखे हैं। तो इस पर आऊंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद इस चर्चा पर आऊंगा। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि नक्सलियों ने डाले हथियार और दिल्ली एनसीआर में दिवाली इस बार पटाखों वाली। क्या ये जो बदलाव हुआ है उसका सूचक है, और ये बदलाव क्या लोगों को पसंद आ रहा है, इन सब पे चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ जो है बीजेपी से जुड़े हुए हैं, मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता जुड़े हुए हैं, अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, तहसीन पूनावाला है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर पीयूष जोशी। डॉक्टर पीयूष जोशी, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि भाई दिल्ली के लोग आज बड़े खुश हैं, इतने सालों बाद उनको पटाखे जलाने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो पटाखे तो जलाने पर सीधा आपको जेल भेज दिया जाता था। क्यों भाई, ऐसा क्यों? अशोक जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। इसका एक बहुत साधारण सा उत्तर है। यदि दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल जी के अंदर आती तो दिल्ली पुलिस के हिसाब से भाई फिर अरविंद केजरीवाल जी ने जेल में भेजा था, पर दिल्ली पुलिस तो माननीय गृह मंत्री के अंदर आती है। तो एक जनभावना तैयार करने का जो काम करते हैं, जो नैरेटिव बिल्डिंग है माननीय अमित शाह जी द्वारा, वो तो किया ही जा रहा था दिल्ली सरकार के लिए। ठीक है, 2018 का जो अर्जुन गोपाल केस था वो एक महत्वपूर्ण केस था। महत्वपूर्ण केस इसलिए था कि उसने ग्रीन क्रैकर्स के डेवलपमेंट में सीएसआईआर को बाध्य किया, और काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है उसने ये एक पूरा डेवलपमेंट किया ग्रीन पटाखों का, जो 3 अलग अलग प्रकार के पटाखे हैं। और अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कंडीशनली किया है कि भाई 2 घंटे तक जलाए जा सकते हैं शाम को, और उसके अलावा सुबह आप यदि करते हैं तो आप ये कर सकते हैं, पटाखे जलाए जा सकते हैं। तो काफी सारी कंडीशंस हैं और उसकी काफी सारी बाध्यताएं हैं। अभी इन बाध्यताओं को दिल्ली सरकार किस तरीके से पूर्ण करेगी ये देखना चाहते हैं। बाध्यताओं वाला आपने क्यों नहीं कर दिया सर? मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूँ, आप भी बाध्यताओं वाला कर लेते बेचारे दिल्ली के लोग। चलिए आपने कह दिया गिरफ्तारी तो अमित शाह करवा रहे थे, दिल्ली पुलिस कर रही थी क्योंकि उनके अंडर में थी, लेकिन दिल्ली के अंदर जो है अदालतों में कौन जाकर कह रहे था कि ब्लैंकेट बैन है, पटाखे आप जला नहीं सकते? वो कौन कह रहा था? वो कोई अमित शाह या बीजेपी थोड़ी कह रही थी, वो तो आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही थी। सर, आम आदमी पार्टी की सरकार इसलिए कह रही थी क्योंकि वो डायरेक्टिव था माननीय सुप्रीम कोर्ट का, और एनजीटी का एक जो केस था सर 2018 में यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ अर्जुन गोपाल केस था, आप देखिए, जिसके बाद में कुछ कंडीशनल बैन लगाया था और उसके बाद ब्लैंकेट बैन लगाया था। अभी 3 अप्रैल को भी सरकार ने वापस से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैंकेट बैन लगाया था, जिसके खिलाफ सरकार गई। तो जब एनजीटी का और सुप्रीम कोर्ट का जो उस समय निर्णय था उसका भी स्वागत है। अभी सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ग्रीन पटाखे जलाने से प्रदूषण कम होगा, तो उसका भी स्वागत है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा सर, जो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट करी है कि भाई ये हिंदुओं के हित में फैसला है,
तो जो दिल्ली की दिवाली थी, लक्ष्मी पूजन शायद हिंदू नहीं है, पर चाइना में जो 202 सेंचुरी बीसी के जो पटाखे हैं, गन पाउडर का आविष्कार भारत में तो नहीं हुआ था, चीन में हुआ था। तो चीन में जो आविष्कार हुआ है पटाखों का, वो फोड़ना हमारे लिए भैया हिंदू धर्म की जीत है। और दिल्ली की दिवाली जो एक लेवल पे पूरा सामूहिक एकता का परिचय था, जो लक्ष्मी पूजन माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने सपत्नीक किया था, आप देखेंगे कनॉट प्लेस पे जाके, और पूरी दिल्ली उस महोत्सव में शामिल हुई थी। तो लक्ष्मी पूजन जो अरविंद केजरीवाल जी ने किया था, वो हिंदू हित में नहीं था क्या? वो हिंदू विरोधी था। तो ये फालतू की बातें हैं सर। जब आप फेल हो रहे हैं, जब आपका बुलडोजर राज चल रहा है, झुग्गियों को तोड़ रहे हैं, बिजली के बिल आ रहे हैं, लोगों को आप पानी नहीं दे पा रहे हैं, लोगों की स्थिति खराब है, स्कूलों जो इतने मेहनत से बनाए थे मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी ने, उन स्कूलों की हालत जाके देख लीजिए। मोहल्ला क्लिनिक की जगह जो आरोग्य मंदिर बनने वाले थे, उन आरोग्य मंदिरों का क्या हुआ? वो सारे के सारे 550 मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए गए हैं। तो जब इन बातों का जवाब नहीं होता है तो ये फालतू के कुतर्क दिए जाते हैं, इसका कोई तथ्य नहीं है। ओके, रोहन गुप्ता, फालतू के कुतर्क है भाई ये। वो कह रहे हैं कि जो है लक्ष्मी पूजा करते थे तो हिंदुओं के हित में करते थे, लक्ष्मी पूजा सामूहिक रूप से करते थे अरविंद केजरीवाल जी। अशोक जी, जब इसीलिए आज दिल्ली की जनता ने उनको नकार दिया है। ये तुक आप डिबेट पे तो कर सकते, पर जनता ये तुक को कभी स्वीकार नहीं करती। आपके सामने जब उनके नेता बाहर आए थे बेल पे, तब पटाखे छोड़े गए थे, आपको याद होगा अशोक जी। बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर पटाखे फूटते थे। बिल्कुल, तो वो पटाखे तभी फूट सकते हैं जब उनके नेता बाहर रखते थे। हिंदू जो हमारी संस्कृति है उसकी रक्षा करके हम पटाखे का आनंद नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनकी सरकार की विफलता की प्रदूषण नहीं रोक पाए। आज यमुना पूरे देश के सामने किस प्रकार से प्रदूषण साफ किया जा रहा है। वापस मुख्य मुद्दे पे आता हूं, सरकार की नीति और नीयत साफ होनी चाहिए। जब हर चीज में आप राजनीति करते हैं तो यही परिस्थिति होती है। दिल्ली की जनता ने बहुत अपेक्षा से आम आदमी पार्टी की सरकार को बनाया था, पर हर मुद्दे पे फेल हुए, और इस मुद्दे पे भी उन्होंने राजनीति की। उनको बनता था कि सरकार को किस तरीके से रिप्रेजेंट करे। आज भी क्या किया भाजपा की सरकार ने? टेक्निकली बात को रखा कि कम से कम ग्रीन पटाखे फोड़ने का अधिकार जनता को होना चाहिए, और विनम्रता से अपनी बात को रखी, तर्क को रखा। पर आपकी नियत ही नहीं होगी तर्क को रखने की, तो परिणाम कहां से आएगा? अब सरकार खुद ही नहीं चाहती कि पटाखे फोड़े जाए, तब कोर्ट क्या करेगी? तो सरकार की नीति साफ होने से आज दिल्ली की जनता को एक तोहफा मिला है, और यही मैं मानता हूं कि सरकार की निर्णय शक्ति है, उसका बहुत बड़ा परिचय आज दिल्ली की सरकार ने देश को दिया है। देखिए पीयूष जी, मेरे पास एक मिनट, पीयूष जी मेरे पास एक खबर है। ये खबर जो है 2024 की खबर है, और इसमें दिल्ली सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म कर रही है कि सर हमने ब्लैंकेट बैन, हमने पूरी तरह से दिल्ली गवर्नमेंट इंपोज परमानेंट बैन ऑन क्रैकर्स। परमानेंट मतलब आप लोग सोल्यूशन के लिए जा सकते थे। मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ने कहा होगा, एनजीटी ने कहा होगा, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने तुरंत जो है कर दिया कि चलो भाई बैन लगा दो, हो गया, बैन लगा दो, हो गया। ये आपने सॉल्यूशन जो है आपने बैन के रूप में देखा। आपने ये नहीं सोचा कि उससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं, और आपको सोशल मीडिया पे सब दिखना चाहिए कि हिंदुओं की बात। और जहां तक आप पूजन की बात कर रहे हैं, मुझे तो याद है लोग ये कह रहे थे कितने करोड़ रुपए फूंक करके सामूहिक पूजन किया जा रहा है। लक्ष्मी पूजन तो लोग घर में अपने करते हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल जो है करोड़ों रुपए का लाइव टेलीकास्ट करके, करोड़ों रुपए का पैसा फूंक करके सामूहिक रूप से अपनी पत्नी के साथ बैठेंगे। तो भैया मैं अपनी पत्नी के साथ जो है अरविंद केजरीवाल के साथ पूजा नहीं करूंगा, मैं अपने घर में लक्ष्मी पूजा अपने परिवार के साथ करूंगा, ना कि मैं अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी के पीछे बैठ करके करोड़ों रुपए फूंक कर तमाशा देखूंगा। तो वो तो तमाशा था, वो तो सब सोशल मीडिया पे लोगों ने उसकी कैसे बकिया उधेड़ी थी, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तहसीन जी आता हूं 1 मिनट। सर मेरा यही कहना है कि बड़ी एकदम गंभीर प्रश्न आपने पूछा था, फिर उसके बाद में आप काफी उत्तेजित हो गए कि भाई अब सर उत्तेजित नहीं हुआ, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। लक्ष्मी पूजन जो है ना, लक्ष्मी पूजन सपत्नीक किया जाता है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी धर्मपत्नी के साथ में एक मुख्यमंत्री के तौर पे एक दिल्ली की सामूहिकता, क्योंकि ब्लैंकेट बैन जिसकी आप बात कर रहे हैं, एक पूरी सामूहिक दिवाली मनाई, उसमें क्या गलत है? यदि हम एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं जिससे कि पॉल्यूशन भी कंट्रोल हो रहा है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का ही निर्देश था, और ये जो दिल्ली की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया था हलफनामा, वो हलफनामा इसलिए दिया गया था क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न पूछा था कि भाई एनजीटी और हमारे आदेश का आपने पालन किया है कि नहीं किया है, क्या आपने ये ब्लैंकेट बैन किया है कि नहीं किया है? तो उसके जवाब में दिल्ली की सरकार ने ये बात करी थी। रही बात सर श्रीवास्तव साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो रोहन जी ने करी है। रोहन जी ने ये बोला है कि भाई दिल्ली की सरकार की नीयत है, तो दिल्ली की सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय की अकर्मण्यता के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी आदेश में एक क्वेश्चन उठाया है। और कैसे प्रश्न उठाया मैं आपसे ये बोलता हूं। जो पहला पैराग्राफ है, उन्होंने बोला कि भाई जो ब्लैंकेट बैन है उससे स्मगलिंग
स्मगलिंग हो रही है, अवैध रूप से पटाखे बिक रहे हैं, और क्योंकि अवैध रूप से पटाखे बिक रहे हैं इसलिए ग्रीन पटाखों की बिक्री कम हो रही है, और इसलिए जो प्रदूषण पैदा करने वाले पटाखे हैं वो बिक रहे हैं। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ने यदि बोला कि अवैध रूप से स्मगल्ड पटाखे दिल्ली के अंदर बिक रहे हैं, तो ये किसकी विफलता है? यदि अवैध रूप से स्मगल्ड पटाखे बिक रहे हैं तो क्या ये केंद्रीय गृह मंत्रालय की विफलता नहीं है जिनके अंदर दिल्ली पुलिस आती है? बात क्या है सर, हम आ भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। और यही स्थिति है कि भाई आप यदि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं, जो स्ट्रिक्ट आदेश है एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट का, तो हम उसमें बदनाम हो जाते हैं। पुलिस आपकी काम नहीं करती, पुलिस आपकी अकर्मण्यता का प्रचंड उदाहरण है, और उसके बाद में आप कहते हैं कि केजरीवाल सरकार तहसीन पूनावाला रिस्पॉन्ड कीजिए। रोहन जी आ रहा हूं, तहसीन पूनावाला, एक मिनट रोहन जी, तहसीन पूनावाला आप म्यूट पर हैं। तहसीन जी आप म्यूट पर हैं। तहसीन जी को म्यूट किसने करा भाई, उनको अनम्यूट कीजिए। तहसीन जी आप म्यूट है। चलो रोहन गुप्ता आप रिस्पॉन्ड कीजिए। तहसीन जी आप अपने आप को देखिए, अनम्यूट कीजिए। वापस जो अभी आम आदमी के प्रवक्ता पीयूष जी ने जो तर्क दिया, यही उनकी मानसिकता दिखाता है। स्मगल्ड पटाखे, मतलब आप देखिए कि जब जहां भावना की बात आती है, ये कोई बम नहीं है भैया, ये कोई AK-47 नहीं है, ये पटाखे स्मगल्ड है। इसीलिए अरे भाई, आपकी सरकार के पास मौका था, आप तर्क देते ना ग्रीन पटाखों का। कौन सा गलत तर्क दिया? ये सही तर्क दिया कि अगर देश की जनता की भावना है, अगर आप उस भावनाओं के रोप लगाएंगे तो लोग अवैध तरीके से पटाखे खरीदेंगे, तो ग्रीन पटाखे जो सही में जो वैध रूप से अगर उसका सेल होगा तो उसका फायदा भी और पर्यावरण को भी फायदा होगा। यही तो लॉजिक है, यही तो नीति है। क्यों आप लोग नहीं कर पाए? और आज यहाँ पे तुक दे रहे हैं, हर चीज में आप गलत तुक दे रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप डिबेट पे कितनी भी चर्चा कर लें, दिल्ली की जनता ने इसीलिए आपको बुरी तरह से नकार दिया कि हमेशा आपने जो बोला और आपने किया उसमें अंतर था। आप तो अपना हवा महल शीश महल बना के बैठ गए, जनता ने आपको बाहर कर दिया। तो हर सरकार को समझना पड़ेगा, वो कोई भी पार्टी की सरकार हो, जब जनता की प्रति की बात हो, जनता की आस्था की बात हो, जनता की भावना हो, तब आपको संवेदनशीलता दिखानी पड़ेगी। आप सिर्फ नियम दिखा के, कायदे दिखा के जनता की भावनाओं के ऊपर अपना निर्णय नहीं थोप सकते हैं। यही फर्क है भाजपा की सरकार। देखिए होता क्या है ना पीयूष जी, पीयूष जी देखिए होता क्या है ना, पीयूष जी होता क्या है कि देखिए ये नियम है कि एक सर्टेन लिमिट तक स्कूल, कॉलेज और उसके साथ साथ गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, उनके आसपास शराब की दुकानें नहीं हो सकती। लेकिन जब आम आदमी पार्टी को सूट करा तो उन्होंने स्कूल के भी बगल में शराब की दुकानें खोल दी, उसके बगल में जो मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारे के बीच में दुकानें खोल दी। तो यहां पर आप लोगों को कोई सिस्टम आपके आड़े नहीं आया यहां शराब की दुकानें खोलने में। तब आपने दिल्ली को शराब की दुकानों से पाट दिया, जगह जगह खुल गई। लेकिन पटाखों के लिए आप लोगों को कोई स्टैंड लेने में दिक्कत आ रही थी। तो इस पर सवाल उठेंगे ना सर। एक मिनट तहसीन जी रिस्पॉन्ड करें, फिर आप तहसीन जी। बस एक छोटा सा अक्टूबर तहसीन भाई बस एक मिनट सर, बस एक सेंटेंस। अक्टूबर 23 को जब ये जजमेंट आया माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उसके पहले जो केंद्रीय सरकार की एफिडेविट है मैंने पढ़ा। केंद्रीय सरकार भी बहुत स्मार्ट है अशोक जी, इतनी स्मार्ट है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एक अलग एफिडेविट दी और जो केंद्रीय सरकार है उसने एक अलग एफिडेविट दी। और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में कहता है we tend to go with what the union government says. यूनियन गवर्नमेंट ने क्या मेजर सजेस्ट किया, पीयूष भाई जरा सुन लीजिए, आपको काम आएगा। इन्होंने कहा कि इस वक्त पोल्यूटिंग क्रैकर्स को बैन करते, जब तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होता हम ग्रीन क्रैकर्स डेवलप नहीं करते, हम चाइनीज इंपोर्ट बैन करते। ये केंद्रीय सरकार के एफिडेविट पे पुलिस उनकी नाम अरविंद केजरीवाल जी का। मैं आम आदमी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता आम आदमी पार्टी को, लेकिन उन्होंने एफिडेविट पे दिया है। और केंद्र सरकार के जज और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में वी टेंड टू गो विद व्हाट द गवर्नमेंट इज सेड, शॉर्ट टर्म मेजर्स ऑफ बैनिंग। उस जजमेंट को आज माननीय सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई ये तो कोई बैन हुआ नहीं, सब तो आ रहा है चाइना से माल। इन्होंने एफिडेविट पे दिया हम चाइनीज क्रैकर्स को बैन करिए, पोल्यूटिंग क्रैकर्स को बैन करिए। काय दिया एफिडेविट पे? नहीं, चाइनीज क्रैकर को बैन करना, चाइनीज क्रैकर को बैन करने में क्या गलत है? सवाल चाइनीज, हमारे यहाँ क्रैकर्स कहाँ बनते हैं? सिवाकाशी में बनते हैं, चाइनीज क्रैकर नहीं बनते। दिल्ली में जितने तहसीन भाई, दिल्ली में जितने क्रैकर्स आते हैं ना सिवाकाशी से आते हैं। सिवाकाशी में आज भी मैं खबर देख रहा था, सिवाकाशी में ऑपरेशन सिंदूर की को लेकर के जो उन्होंने क्रैकर बनाए, ये अलग बात है। ऑपरेशन सिंदूर के क्रैकर आएंगे तो बहुत लोगों को तकलीफ हो जाएगी। पीयूष जी बोलिए, फिर मैं अवधेश जी के पास आ रहा हूँ। बस बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो हमारे रोहन गुप्ता जी उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली कि मैं अपनी मानसिकता का परिचय दे रहा हूँ। सर मैं अपनी मानसिकता का परिचय नहीं दे रहा हूँ, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो 2 जजेस की बेंच है उसमें सीजेआई भी शामिल है, उनके कमेंट का जिक्र कर रहा था। यदि आपको उनके कमेंट का जिक्र
उनकी मानसिकता का परिचय लगता है तो आप बोल सकते हैं सर। तो यही जो बात हो रही है ना सर, चाइनीज क्रैकर्स, यही तो स्मगलिंग है जो आपकी सरकार नहीं रोक पाई है। तो वो आपको, क्योंकि आपकी विफलताएं दिखाओ तो आप दूसरों को बोलते हैं कि भाई अपनी इनकी मानसिकता का परिचय। सर आपकी विफलताएं ठीक कर लीजिए तो आपको मानसिकता में भी खराबी दिखना बंद हो जाएगी, एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन मिलेगा। पर जब आप फेल हो रहे हैं लगातार, आप चाइनीज क्रैकर्स का इंपोर्ट नहीं रोक रहे, स्मगलिंग नहीं रोक पा रहे हैं, आप दिल्ली के अंदर अवैध पटाखों की बिक्री नहीं रोक पा रहे हैं, दिल्ली पुलिस आपके हाथ में, सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आपके पास में, अब तो 2-2, 3-3 इंजन की सरकार है सर दिल्ली में, तो रोक लीजिए ना। किसने रोका है भाई? अब आप वो रोक नहीं पा रहे हैं तो अब आप बात कर रहे हैं और मानसिकताएं ढूंढ रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम है सर। तो यही बात स्मगलिंग की हुई और सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उसने स्मगलिंग और अवैध पटाखों का जिक्र किया है प्रभु। तो जरा पढ़े निर्णय और फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट। रोहन जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर अवधेश जी आपके पास आ रहा हूं। आम आदमी पार्टी अगर प्यार से इस फैसले का स्वीकार करते, उसकी बात अगर वो अपनी साथ में खड़े रहते तो जनता फिर भी माफ कर देती। आज देखिए क्या तर्क दे रहे हैं, अवैध पटाखे, ये आप क्या कर पाए 10 साल में? क्या आप जनता को उसका अधिकार पटाखे फोड़ने का दे पाए? नहीं दे पाए। ऊपर से आपने कहा कि हमने बैन को पूरी तरह से लागू किया। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? कोई भी तर्क दे रहे हैं। और आपको फटाखे से इतनी नफरत है तो आपके नेता जब बाहर आते हैं, आपके कार्यालय के बाहर फूटते हैं, तब आपने कौन सा एक्शन ले लिया? क्या कर लिया आपकी सरकार, आपकी पार्टी ने? तो मुझे नहीं लगता है पीयूष ये तर्क जनता कभी माफ करेगी। आपको समझना पड़ेगा कि देश की भावनाएं क्या है, उस भावना के अनुसार देश के नियमों का पालन करते हुए रास्ता निकालने की कैपेबिलिटी जिस सरकार में है, जनता को वही सरकार पसंद है और वही दिल्ली की भाजपा की सरकार ने करके दिखाया। आपको नहीं पसंद आएगा तो एक मिनट रुकिए अवधेश जी। अशोक जी, मेरी पहली टिप्पणी है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश उस ऐतिहासिक दौर की शुरुआत है जिसमें अभी तक हिंदुओं के, सनातनियों के भावनाओं के विपरीत उनके धर्म के पारंपरिक जो उनके रीति रिवाज थे, उनको जो अलग अलग कसौटियों पर, उनको पर्यावरण के नाम पर, बाकी नाम पर जो दमित किए जाते रहे हैं, उसके ये अंत की शुरुआत हुई है। आने वाले समय में आपको इसका व्यापक रूप दिखेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को महसूस हुआ है अभी तक किसी सरकार ने साहस ही नहीं किया। क्या आम आदमी पार्टी ये अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास गई कि माननीय न्यायालय, हम पर्यावरण चाहते हैं लेकिन ये हिंदुओं की आतिशबाजी परंपरा से जुड़ी हुई है, बीच का हमको एक रास्ता निकालना चाहिए। ये अपील लेके गई आम आदमी पार्टी। देश की कोई सरकार गई हो अगर भाजपा को छोड़ के बता दीजिए। लेकिन हमारे देश में जली कट्टू पर लग जाएगा, कितना ऊंचा आप लगाएंगे वो मक्खन का, उस पर बैल लग जाएगा, बाकी चीजें नहीं होती है। सेकंड बात आते हैं, इतना मतलब मैं समझता हूं कि मैं अगर शब्द प्रयोग करूं पीयूष जी के लिए, ये कांग्रेस पार्टी के समर्थक ने कहा चीन के पटाखे की चिंता की और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि पटाखे तो चीन की उत्पत्ति है। आपने सुना नहीं ध्यान से? वो मानते नहीं भारत। वो कह रहे हैं बारूद तो चीन में आया, बारूद चीन में बना। सर ये ऐतिहासिक तथ्य है। अवधेश कुमार जी इस तथ्य से ये तथ्य का जानकारी नहीं रखते तो मैं क्या कर सकता हूँ? लक्ष्मी पूजन कहाँ की उत्पत्ति है प्रभु? पटाखे कहाँ पैदा हुए भाई? लक्ष्मी पूजा कहाँ, एक मिनट, लक्ष्मी पूजा कहाँ की उत्पत्ति है? चीन की है क्या? एक मिनट, लक्ष्मी पूजा पीयूष जी कहाँ की उत्पत्ति है? आपने क्या कहा लक्ष्मी पूजा को लेकर के? चीन की उत्पत्ति नहीं सर, मैं यही बोल रहा हूँ। क्या कह रहे हो? पटाखों को लक्ष्मी, एक मिनट अवधेश जी, एक मिनट, पटाखों को लक्ष्मी पूजा से क्यों जोड़ रहे हैं? आपने कहा लक्ष्मी पूजा कहाँ की उत्पत्ति है? कहाँ की उत्पत्ति है लक्ष्मी पूजा? बता दीजिए देश को। सर अरे इतना उत्तेजित होने की कोई आवश्यकता नहीं। नहीं, अरे आपने क्या कहा सर? आपने कहा लक्ष्मी पूजा कहाँ की उत्पत्ति है? बताइए देश को लक्ष्मी पूजा कहाँ की उत्पत्ति है? बताइए जरा। बात ही नहीं सुनना चाह रहे हैं, आपने आधी अधूरी बात। अरे आपके शब्द मैंने इतने सुने, आपको पता लक्ष्मी पूजा कहाँ की उत्पत्ति है? तो आप बता दीजिए लक्ष्मी पूजा कहाँ की उत्पत्ति है? भारत की है, चीन की है, अमेरिका की है? बताइए जरा कहाँ की उत्पत्ति है? एक मिनट जरा, लक्ष्मी पूजा का सर अवधेश जी, नहीं आपने एक मिनट अवधेश जी, एक मिनट, आपने कहा लक्ष्मी पूजा कहाँ की उत्पत्ति है? बताइए लक्ष्मी पूजा कहाँ की उत्पत्ति है? जब ये बोल रहे थे भाई साहब कि चीन की उत्पत्ति पटाखे हैं, तो चीन की आपने लक्ष्मी पूजा की उत्पत्ति बताइए। पटाखों पे मैं आऊंगा, पटाखों पे आप लक्ष्मी पूजा कहाँ की उत्पत्ति है बताइए। अशोक जी जवाब सुनने का धैर्य रखें। बोलिए ना। जवाब दूंगा। जो मैंने कहा था कि भाई लक्ष्मी पूजा तो हमारे ही पुराणों से जुड़ी हुई है ना, तो जब केजरीवाल जी वो करते हैं तब वो हिंदुत्व अगर लक्ष्मी, तो भाई साहब हमारे पुराणों में आतिशबाजी की भी उत्पत्ति है। आपने पुराण वहां नहीं पढ़े जहां पर राम जी के आने पर
आतिशबाजी हुई थी वो आपने नहीं पढ़ा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पत्नी के साथ पूजा कर ली तो आपने कहा रामायण में लिखा, आपने कहा पुराणों में लिखा है लक्ष्मी पूजा। तो सर हमारे पुराणों में लिखा है जब राम जी आए थे, रामायण में लिखा राम जी आए थे तो वहां पर आतिशबाजी हुई थी, ये भी पढ़ लेते आप। अवधेश जी बोलिए। आतिशबाजी की मुझे आतिशबाजी जब राम जी आए थे तो हिंदुस्तान में अयोध्या में लोगों ने आतिशबाजी की थी, ये आपने नहीं पढ़ा। दिक्कत यही है आप लोगों की। लक्ष्मी पूजा अरविंद केजरीवाल करेंगे तो उसकी उत्पत्ति गुलाम हो जाएंगे, आतिशबाजी आप बैन करेंगे तो उसकी उत्पत्ति चीन हो जाएगा। अवधेश जी की आवाज से अवधेश जी बोलिए। देखिए हम लक्ष्मीपुरा पर चर्चा कर ही नहीं रहे थे, हम केवल आतिशबाजी पर चर्चा कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मी पूजा पर रोक नहीं लगाई थी, वो किसी मुख्यमंत्री का अधिकार है। आतिशबाजी पर और दिल्ली की सरकार कैसे काम कर रही थी, केवल यही छोड़िए ना भाई, दिल्ली में जो 10 साल और 15 साल के गाड़ी पर बैन थे, आखिर यही बीजेपी सरकार ने तत्काल सुप्रीम कोर्ट में उसके विरुद्ध गई है और मामला चल रहा है ना भाई। इस समय तो गाड़ियां उठा के नहीं काटी जा रही है। तो जब आपका विश्वास ही नहीं है कि हिंदू धर्म की चीज है, जब आप बात ही मानते हैं और सुनिए उंगली क्यों उठा रहे, ये पहली बार हुआ है और यहां से एक शुरुआत हुई है। और जो स्मगलिंग की बात है उसमें केवल इतना ही है कि लोगों ने विरोध स्वरूप जब दिल्ली में पटाखा नहीं मिला तो लोगों ने हरियाणा से उत्तर प्रदेश से लाया, वो अंग्रेजी में शब्द स्मगलिंग है और सुप्रीम कोर्ट इस ढंग से सर और जो लोगों ने स्मगलिंग की वो हिंदुओं ने ये दिखाने के लिए कि आप हमारे अधिकार, आप हमारे धर्म के ऊपर चोट करेंगे तो हम उसका विरोध इस तरह से करेंगे, इसलिए लोग जो है एनसीआर से, लोग हरियाणा से और बाकी जगह से पटाखे लाके उन्होंने फोड़े, लोग जेल भी गए, उन्होंने वो भी कहा। लेकिन जो बात अवधेश जी ने कही, पीयूष जी उस बात को समझिएगा, आम आदमी पार्टी ने एक बार भी सुप्रीम कोर्ट में जाके नहीं कहा कि भाई ये हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है, कोई बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। बीच का रास्ता नहीं निकालना था, इसीलिए आज ये चर्चा हो रही है और इसीलिए मैंने कहा कि हिंदुओं की एक बड़ी जीत है और इसलिए यह कहा जा रहा है कि आपकी सरकार ने हिंदू विरोधी काम किया था। इस बात को समझिए। बहरहाल चर्चा में आज 2 टूक में इतना ही वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, आपसे कल मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।